आप सभी का स्वागत है पलक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लास 9 की जो बुक्स सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक को हम कंप्लीट आज स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट पढ़ेंगे और आपको मैं समझाऊंगा क्लास 9 की सूचना प्रौद्योगिकी बुक। ठीक है, तो बिना कोई वक्त गए करे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं पहले खोल लेता हूँ। मैंने डाउनलोड की है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट से क्लास 9 की बुक। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं उनके डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके। तो कंप्यूटर का ये फ्रंट पेज है जो लिखा हुआ है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो ये बुक है, इसमें लगभग 221 पेजेस हैं। आज हम इन सब पेजेस को वन बाय वन करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई वक्त ज़ाया करे चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सब बच्चे ध्यान दें, कोई भी वीडियो को स्किप ना करे, आगे ना बढ़ाए। ठीक है, क्योंकि एक एक जानकारी आपको मैं बहुत ही अच्छे ढंग से देने वाला हूँ और इसी वीडियो में पूरी बुक को मैं कंप्लीट करूँगा। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी विषय सूची, जिसे बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, पहले जो इकाई है उसके अंदर एक पार्ट एक है, इकाई फर्स्ट, जिसके अंदर पार्ट एक। इकाई फर्स्ट में लिखा हुआ है कंप्यूटर का परिचय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। पार्ट फर्स्ट कंप्यूटर का परिचय, ठीक है, इकाई फर्स्ट के अंदर है। और पार्ट टू, ये भी इकाई फर्स्ट के अंदर है, इनपुट और आउटपुट तथा संग्रहण युक्तियां कि उनमें कौन कौन से इनपुट युक्तियां हैं, आउटपुट युक्तियां हैं तथा संग्रहण युक्तियां कौन सी, जिसे बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस और युक्तियां यानी कि डिवाइसेस। अब आते हैं अपने इकाई 2 पे, संचार व इंटरनेट तकनीकी, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इसके अंदर इकाई 2 में पार्ट 3, कंप्यूटर संचार एंड नेटवर्क, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। नेक्स्ट इसी के अंदर इकाई 2 के अंदर है पार्ट 4, इंटरनेट तकनीकी यानी कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इकाई 3 के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग टूल्स। इसके अंदर पार्ट 5 और पार्ट 6 आता है, इसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में हम जानेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हम जानेंगे। फिर आती है अपनी लास्ट इकाई, जो इकाई है नंबर 4, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं इसके सामाजिक प्रभाव, एप्लीकेशन ऑफ ICT एंड इट्स सोशल इम्पैक्ट्स। इसके अंदर आते हैं पार्ट 7 और पार्ट 8, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ICT। पार्ट 8 में हम पढ़ेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव, सोशल इम्पैक्ट ऑफ ICT। तो हम आज इस बुक के 4 इकाइयाँ, जिसके अंदर 8 पार्ट हैं, उनको सबको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से, जो लिखा हुआ है कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर का आविष्कार 20वीं सदी के एक महान उपलब्धि है। क्या उपलब्धि है? महान उपलब्धि है। आज कंप्यूटर को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कंप्यूटर क्या है, इससे कंप्यूटर बोला जाता है और उसका क्या उपयोग हम किया जाता है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में भी, व्यापार में भी, उद्योग में भी, पर्यावरण में, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष अभियान, संचार, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य हो चुका है। विश्व भर के कंप्यूटरों के परस्पर जुड़ाव से बने संचार तंत्र
इंटरनेट का प्रभाव इतना जबरदस्त रहा है कि इसने एक नए युग, सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात कर दिया है। आज के इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। क्या आप कंप्यूटर के बिना जीवन असंभव है? ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक आपको सभी को समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। मानवता के विकास के सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का योगदान रहा है। कंप्यूटर ने अनेक जटिल समस्याओं को सुलझाया तथा बहुत से असंभव कार्यों को संभव बनाया। भारत जैसे विकासशील देश के लिए कंप्यूटर अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब आता है 1.2 कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब कंप्यूटर की भी एक परिभाषा होती है। हर एक चीज, हर एक वस्तु जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उसकी एक परिभाषा होती है। तो कंप्यूटर की परिभाषा हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना या गिनती करना। वास्तव में कंप्यूटर के आविष्कार का मूल उद्देश्य शीघ्र गणना करने वाली मशीन का निर्माण करना ही था। ठीक है, ताकि हम कैलकुलेटिंग कर सके, गिनती कर सके, जल्द से जल्द बड़ी संख्या को हम गिन सकें। किंतु आज कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला 80% से अधिक कार्य गणितीय या सांख्यिकी प्रकृति का नहीं होता। अतः कंप्यूटर मात्र एक गणना के करने वाली युक्ति के रूप में परिभाषित करना, इसके 80% कार्य को उपेक्षित करना है। ठीक है, केवल इससे अब गणना नहीं होती, अब 80% कार्य किसी और के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर को गणना करने की क्षमता के अतिरिक्त तार्किक शक्ति एवं मेमोरी भंडारण होता है। तो 80% कार्य किस किस क्या करते हैं हम तार्किक शक्ति के यूज में और मेमोरी का स्टोरेज रखने के लिए हम यूज करते हैं। तथा पलक झपकते ही निर्देशों की पालना कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट है हम कंप्यूटर की परिभाषा को पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अब ये देखो कंप्यूटर का एक डायग्राम आ चुका है, जिसमें जिसने कंप्यूटर नहीं देखा कंप्यूटर देख सकता है। लगभग आप सभी ने कंप्यूटर को देखा है। इसमें हम आगे इनके डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे कि ये डिवाइस कौन सा है, ठीक है, इस डिवाइस का क्या नाम है और ये क्या होता है कंप्यूटर का एक भाग जिसे हम कंप्यूटर मस्तिष्क बोलते हैं। ये कैसे काम करता है हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो कंप्यूटर के अधिमान्य परिभाषा निम्न है। कंप्यूटर की अधिमान्य परिभाषा निम्न है, जैसे बोल सकते हैं परिभाषा में, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपेक्षित आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। अपेक्षित आंकड़े यानी कि इसे बोलते हैं रॉ डाटा, सूचनाओं आंकड़ों आदि के रूप में कंप्यूटर को दिए जाने वाले आगम यानी कि इनपुट होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी कक्षा में विद्यार्थी की अंक तालिका बनाना चाहते हैं तो इसके लिए उन विद्यार्थियों के रोल नंबर, नाम,
कक्षा विषय, प्राप्तांक आदि की आवश्यकता होगी। इन्हीं जानकारियों को अपेक्षित आंकड़े या रो डाटा कहा जाता है। ठीक है। अगर हम किसी स्टूडेंट का डाटा रखना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो स्टूडेंट का डाटा क्या हो सकता है? उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसका कौन सी कक्षा में वह पढ़ता है और उसके पास कौन सा विषय है और उस विषय में उसको प्राप्तांक कितने मिले हैं। तो ये रो डाटा हो गया। इससे सूचना या डेटा को, स्टूडेंट डेटा को हम कंप्यूटर में रख सकते हैं। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर में किसी विशेष भाषा में जो लिखे गए जो प्रोग्राम होते हैं, समूह को, निर्देशों को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। इस तरीके से आपको वर्क करना है। कंप्यूटर इन प्रोग्रामों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहाँ भी हम अंक तालिका का उदाहरण लेते हैं। अंक तालिका निकालने के लिए भी एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। मान लीजिए इस प्रोग्राम से पहले निर्देश के अंतर्गत रोल नंबर भरना, फिर नाम, फिर कक्षा, फिर अगले निर्देशों के अंतर्गत विषयवार प्राप्तांक भरने हैं। उसके बाद वह प्रोग्राम पलक झपकते ही बिना किसी मानवीय श्रम के सभी प्राप्तांकों का योग, प्रतिशत, श्रेणी, विजेता क्रमांक आदि जानकारी देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब चलते हैं अपने थोड़ा और आगे। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? अर्थपूर्ण सूचनाएं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त होने वाले वे प्रोग्राम हैं जिनसे कोई अर्थ निकलता हो तथा वे उपयोगी हो। अर्थपूर्ण सूचनाएं अव्यवस्थित, एकांकी, मूल आंकड़ों का व्यवस्थित रूप। उदाहरण के लिए अंक तालिका में जब परिणाम के रूप में प्राप्त अंकों का योग, प्रतिशत, श्रेणी, विजेता क्रमांक आदि निकालते हैं तो इन्हें अर्थपूर्ण सूचनाएं कहा जाता है। अपन ने परिभाषा ही कंप्लीट कर ली कंप्यूटर की। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है 1.3 में? कंप्यूटर के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कितने प्रकार में बांटा गया है? निम्न देखो, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का आविष्कार विभिन्न उद्देश्य से किया गया है। ठीक है। उद्देश्य उनके अलग अलग हो सकते हैं कंप्यूटर आविष्कार के लिए। अतः सामान्यतः कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके अनुप्रयोग, आकार तथा उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। पहला है अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को निम्न 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा है क्लासिफिकेशन? एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है। तो अपने अब एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर को करेंगे। इसमें 3 प्रकार का है। पहला एनालॉग कंप्यूटर। इसमें एनालॉग कंप्यूटर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं? ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करते हैं। भौतिक डाटा ताप, दाब, लंबाई, विद्युत अथवा अन्य द्रव्यों के प्रवाह आदि भौतिक राशियों के रूप में होते हैं। इन कंप्यूटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ इन भौतिक राशियों को निरंतर मापने की आवश्यकता होती है, जैसे इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज एंड विज्ञान के क्षेत्रों में एनालॉग संकेत सतत कंटीन्यूअस होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन है। तो ये एप्लीकेशन के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर इसका एक टाइप था। दूसरा हम देखेंगे, अब इसमें क्या कहता है? स्पीडोमीटर घड़ियां, स्पीडोमीटर घड़ियां, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर की कुछ
उदाहरण है। तो ये सब किसके उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर में। वोल्टेज हाई मीटर आता है, मीटर के अंदर वोल्टेज हाई मीटर, ये एनालॉग कंप्यूटर, थर्मामीटर, विद्युत मीटर, ये सारे किसके उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब आता है नेक्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। ये उन्हीं डेटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। अब बाइनरी डिजिट यानी कि वो डिजिट जो 0 और 1 पे कार्य करती है। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डेटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वह कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। गणना करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर तार्किक क्रियाएं भी करता है। ये कंप्यूटर बहुउद्देशीय होने के कारण विविध कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। कंप्यूटर के बारे में जब भी चर्चा होती है तो हमारा तात्पर्य इन्हीं कंप्यूटर से होता है। डिजिटल कंप्यूटर के संकेत, सिग्नल सतत डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो जिस कंप्यूटर के बारे में हम चलाते हैं, जिसके हम जो लैब्स में होते हैं कंप्यूटर, वो सारे कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, जिसके बारे में हम ज़्यादातर चर्चा करते हैं। कंप्यूटर वो डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं जो बाइनरी डिजिट्स पर कार्य करते हैं। तीसरा एप्लीकेशन बेस्ड पे टाइप है हाइब्रिड कंप्यूटर। इन कंप्यूटर में एनालॉग व डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण का समावेश होता है। अब जो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं इसमें दोनों का समावेश होता है। इसका एक तो एनालॉग कंप्यूटर का और दूसरा डिजिटल कंप्यूटर का। ठीक है, इसलिए ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने एवं तार्किक क्रिया करने का भी कार्य कर सकते हैं। इनका आउटपुट अंकों अथवा मापने की किसी इकाई के रूप में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में खूब हो रहा है, जहां ये रोगी के तापमान, धड़कन और रक्तचाप एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण कर और फिर उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में प्रदर्शित करता है। तो इसमें एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों का गुण पाए जाते हैं। अब चलते हैं अपने आगे। नेक्स्ट अपना वर्गीकरण है आकार के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन साइज। वर्तमान कंप्यूटर को उनके आकार के आधार पर प्राय 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। ये आकार में छोटे व कम कीमत के होते हैं। घरों में, कार्यालयों में, विद्यालयों में आदि में लगे कंप्यूटर को प्राय माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। इनमें एक ही सीपीयू होता है। इन कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता, मेमोरी तथा कार्य करने की जो गति है अपेक्षाकृत कम होती है। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। अतः इन्हें पर्सनल कंप्यूटर जिसे बोलते हैं पीसीबी कहते हैं। पीसीबी कई प्रकार के होते हैं। अब पीसीबी कई प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर भी एक टाइप होता है पीसीबी, कई प्रकार के होते हैं। पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक इमेज। डेस्कटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको टेबल पर रखकर कार्य किया जाता है। ये साइज में थोड़े बड़े और इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखो, डेस्कटॉप कंप्यूटर के दूसरा प्रकार है लैपटॉप कंप्यूटर। ये आपने सभी ने देखा होगा लैपटॉप। ये लैपटॉप का एक इमेज है। लैपटॉप कंप्यूटर ये एक ब्रीफकेस के समान होते हैं। यह साइज में छोटे होते हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसे व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक में ही सम्मिलित होते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। यह भी एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसे बोलते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। ठीक है, यह है लैपटॉप कंप्यूटर। यह लैपटॉप कंप्यूटर से साइज में छोटे होते हैं, जिनको हथेली में रखकर चलाया जाता है। ये साइज में छोटे और वजन में हल्के होते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग होता है। इसकी कार्य क्षमता लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। तो इसे हाथ पे रख के देखो चला रहे हैं, तो ये लैपटॉप कंप्यूटर होता है। अब चलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक चौथा पार्ट, जिसे डी यानी कि नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं, जिसको गोदी में रखकर चलाया जाता है। इन कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनकी कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से कम होती है। दूसरा है नोटबुक। ये डायग्राम है नोटबुक कंप्यूटर का। अब चलते हैं टैबलेट कंप्यूटर। ये मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं तथा इनको उंगलियों द्वारा चलाया जाता है। किनके द्वारा चलाया जाता है? उंगलियों द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो हमने अब डेस्कटॉप कंप्यूटर के टाइप पढ़े। हमने पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। अब हम सेकंड पे आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ये मध्यम आकार के सामान्य सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली एवं अधिक कीमत वाले होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्राय बड़े कार्यालयों, बैंक आदि में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब है ये है मिनी कंप्यूटर का एक इमेज। आपको मैं मिनी कंप्यूटर की एक बार इमेज दिखा देता हूँ। ये है मिनी कंप्यूटर की इमेज। अब हम पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और इनकी संग्रहण क्षमता यानी कि जो मेमोरी स्टोरेज करते हैं एवं कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। इन कंप्यूटर पर एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। ये अधिक महंगे होते हैं। इनका उपयोग प्राय रेलवे आरक्षण, बीमा कंपनियों, अनुसंधान संस्थाओं व बड़े व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है। IBM 43
A300, IBM 4381, VAX A8842 आदि मेनफ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ठीक है, ये मेनफ्रेम कंप्यूटर है जिसको रखने के लिए कंप्लीट रूम में होता है। ठीक है, तो ये मेनफ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, अब हम चलते हैं सुपर कंप्यूटर की ओर बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर ये आकार में सबसे बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता यानी कि मेमोरी या कार्य करने की गति सर्वाधिक है। अधिक जटिल एवं उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से संभव है। ये कंप्यूटर सबसे महंगे हैं। इनकी कीमत अरबों रुपए में होती है। इन पर अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग कहाँ पे होता है? वैज्ञानिक अनुसंधानों में, संगठनों में, मौसम की भविष्यवाणी करने में, कि आज बारिश होगी, धूप कितनी तेज होगी, बादल कैसे होंगे, अंतरिक्ष अनुसंधान में, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं में, रक्षा संगठनों में, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण, आनुवंशिकी, अभियांत्रिक आदि में किया जाता है। अब सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? भारत का परम, क्राई, CRAY, NEC, CDC आदि सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ये परम भारत का सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में पुणे स्थित CTEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा किया गया है। यह पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है। इसका निर्माण भारत के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। परम एक से बढ़कर एक अनेक उत्कृष्ट स्वरूप यानी कि परम 10100000, परम यानी कि अनंत और पदम भी विकसित कर लिए गए हैं। इन सुपर कंप्यूटर का उदाहरण भारत में ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है और यहाँ ये दिनों दिन अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इन कंप्यूटर की कार्य क्षमता अद्वितीय है। ये है सुपर कंप्यूटर। परम के विकास की कहानी भी रुचिकर है। देखो, 1980 के दशक में जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत को तकनीकी विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाने वाली जानकारी और कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी क्राई XMP नामक सुपर कंप्यूटर की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया तो भारत के लिए प्रतिबंध एक वरदान सिद्ध हुआ। भारत के कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने इस प्रतिबंध को एक चुनौतियों के रूप में लिया, जिसका परिणाम था एक विलक्षण गुणों और अद्वितीय क्षमता वाले परम सुपर कंप्यूटर का विकास। परम एक बहुउपयोगी सुपर कंप्यूटर है। इसका उपयोग मुख्यतः विस्तृत क्षेत्र में मौसम भविष्यवाणी, औषधि डिजाइनिंग, आणविक मॉडल बनाने, सुदूर संवेदन रोगों के इलाज आदि में किया जा रहा है। अंतरिक्ष एवं नाभिकीय कार्यक्रमों में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में परम का उल्लेखनीय योगदान रहा है। देश के विभिन्न भागों में उपस्थित तेल, गैस के भंडारों का पता लगाने में भी इसका योगदान है।
परम एक विकास भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमता एवं निष्ठा का एक शानदार नमूना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर के उपयोग। अब यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर का उपयोग बड़ा व्यापक है। आज जीवन में कंप्यूटर उपयोगिता इतनी अधिक हो गई है कि आज का युग कंप्यूटर का युग कहलाता है। कंप्यूटर के आविष्कार से बहुत सी गणनाएं जो कि मानव के वश की बात नहीं थी, अब आसान हो गई हैं। वस्तुतः कंप्यूटर का आविष्कार की गणना और स्वचालित परिशुद्धता से करने के उद्देश्य से हुआ था। ऐसे क्षेत्र में जिसमें समयबद्धता व परिशुद्धता की अत्यधिक आवश्यकता होती है, कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधित प्रक्रियाएं, नाभिकीय संयंत्रों का संचालन आदि ऐसे कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनका कंप्यूटर के बिना विकास संभव नहीं था। चंद्रमा पर मानव का कदम कंप्यूटर की परिशुद्ध एवं त्वरित गति गणना के कारण ही संभव हो पाया है। नेक्स्ट है, देखो कंप्यूटर के उपयोग से संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। आज मात्र कुछ बटन दबाकर विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, और वह भी बहुत कम खर्च में। इंटरनेट तो सूचना प्रसारण व सूचना प्राप्ति का एक बहुत सशक्त माध्यम है। यह सूचनाओं एवं ज्ञान अथाह भंडार भी है, जहाँ से कोई भी सूचना एवं जानकारी पल भर में प्राप्त की जा सकती है। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही इंटरनेट से परीक्षार्थियों को अपने परिणाम व प्राप्तांकों की जानकारी हो जाती है। तो एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक वेबसाइट है, इसमें ये दर्शाया गया है कि आप ऑनलाइन रोल नंबर अपना रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट पर उपलब्ध टेलीफोन डायरेक्टरी से किसी भी टेलीफोन नंबर ज्ञात किए जा सकते हैं। रेल, बस, हवाई जहाज की समय सारणी तथा इनके चलने की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सकती है। भारतीय रेल के एक सामान्य पैसेंजर ट्रेन की वर्तमान स्थिति की जानकारी इंटरनेट में उपलब्ध रहती है। इंटरनेट पर विश्व के सभी प्रमुख समाचार पत्र उपलब्ध है। इंटरनेट से आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे राजस्थान समाचार पत्र के किसी भी क्षेत्रीय परिशिष्ट को पढ़ सकते हैं और घर बैठे ट्रेन का रिजर्वेशन करवा सकते हैं। टेलीफोन बिल, बैंक बैलेंस आदि की जानकारी भी ले सकते हैं। शायद ही कोई ऐसी सूचना या जानकारी हो जो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। अनुसंधानकर्ताओं और लेखकों के लिए तो ये इंटरनेट एक बहुत अच्छे संदर्भ स्रोत का कार्य करता है। इंटरनेट पर उपलब्ध ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा संदेशों का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है। ईमेल से संदेश भेजने में बहुत कम खर्च आता है तथा समय की बचत होती है। जिस क्षण संदेश भेजा जाता है
वह दूसरे ही क्षण विश्व के किसी भी कोने में स्थित कंप्यूटर पर पहुंच जाता है। एक अन्य सुविधा जैसे चैटिंग, जिसे चैटिंग कहा जाता है, के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान तत्काल किया जा सकता है। इंटरनेट पर उपलब्ध एक अन्य सुविधा जैसे नेट टेलीफोन कहते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग कर किसी फोन पर भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। नेट टेलीफोन के सामने वाले व्यक्ति के पास कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है। नेट टेलीफोन से विदेशों में बातचीत करने का खर्च बहुत कम आता है। अब नेट टेलीफोन भारत में भी वैध हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो टेलीफोन पर बातचीत करते हुए एक दूसरे को देखा भी जा सकता है। ये ईमेल का एक प्रारूप है, इसमें एक संदेश को हम दूसरे व्यक्ति तक किसी भी कोने में भेज सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, व्यापारिक जगत में भी कंप्यूटर का उपयोग बहुत खूब बढ़ा है। साधारण हिसाब किताब या लेखा के साधारण से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रबंधन आज कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है। कंप्यूटर और इंटरनेट के संयोग से एक नई प्रणाली प्रचलन में आई है, जिसे बोलते हैं ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं को इंटरनेट के जरिए खरीदना और बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है। आप आजकल ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ई कॉमर्स वो वेबसाइट्स कहलाती हैं, जिससे आप सामान खरीद भी सकते हो और उन्हीं की वेबसाइट के थ्रू आप अपना सामान बेच भी सकते हो। इससे उत्पादकों और विक्रेताओं को वस्तुओं और सेवाओं के विषय पर बाजार मिले हैं तथा व्यापारिक सूचनाओं का आदान प्रदान के समय व लागत की भारी कमी हुई है। आज गृहिणियां इंटरनेट के द्वारा अपने घरेलू उपयोग की वस्तुएं घर बैठे खरीद रही है। घर बैठे सिनेमा की टिकट, होटलों की बुकिंग, यात्राओं की टिकट का रिजर्वेशन कराए जा रहे हैं। ई कॉमर्स का एक भाग ई बैंकिंग, इंटरनेट के जरिए खाता धारक अपने खाते का बैलेंस देख सकते हैं, एक खाते से दूसरे खाते में राशि स्थानांतरित कर सकते हैं, टेलीफोन, बिजली, पानी का बिल भर सकते हैं अथवा कोई लेन देन कर सकते हैं। ई बैंकिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत बैंकों द्वारा एक और सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है, वह है एटीएम। उसका है ए फॉर ऑटोमेटिक, टी फॉर टेलर, एम फॉर मशीन। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन अर्थात स्वचालित गणक मशीन। एटीएम द्वारा जमाकर्ता किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर रकम निकलवा सकता है। इसलिए एटीएम को प्रचलित अर्थ में एनी टाइम मनी भी कहा जाता है। ये एटीएम का एक इमेज है एटीएम मशीन का। कार्यालयों में टाइपराइटर का स्थान तो कंप्यूटर ने ले लिया है। इसके अतिरिक्त कार्यालयों में होने वाले सभी कार्यों का लेखा जोखा, संस्थापन विवरण, वेतन विवरण आदि संधारण का कार्य भी कंप्यूटर ही करता है। कंप्यूटर ने पेपरलेस ऑफिस की अवधारणा को जन्म दिया है। प्रशासनिक नियंत्रण के लिए गवर्नेंस का सहारा लिया जा रहा है। पुस्तकालय में पुस्तकों का संपूर्ण जो ब्यौरा होता है, पुस्तकालय सदस्यों का पूरा रिकॉर्ड, पुस्तकों का देना, लौटाना आदि का अभिलेख कंप्यूटर द्वारा आसानी से रखा जा सकता है। प्रकाशन मुद्रण कार्यों में भी अब कंप्यूटर का उपयोग होता है। ये कार्य डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसे बोलते हैं डीटीपी,
के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत छपाई का कार्य बहुत ही दुष्कर और श्रम साध्य हुआ करता था, किंतु अब कंप्यूटर के उपयोग से यह बहुत ही आसान हो गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों के निदान, इनके इलाज, शल्य क्रिया, रोगियों की गहन निगरानी आदि कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग खूब किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआईआर आदि कुछ परीक्षण ऐसे हैं जिनका उपयोग विभिन्न बीमारियों या विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इन परीक्षणों में कंप्यूटर जनित चित्रों के माध्यम से रोगों का निदान बड़ी आसानी से हो जाता है। ये आप देख रहे हैं इस इमेज में अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, इसमें कंप्यूटर के माध्यम से देखा जा रहा है। सीटी स्कैन, अनियमित हृदय धड़कन वाले रोगियों में धड़कन नियंत्रित करने वाला उपकरण जिसे बोलते हैं पेसमेकर, एक छोटा सा कंप्यूटर ही है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जहाँ विभिन्न डीएनए की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, कंप्यूटर का उपयोग अपराय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा अनेक उलझे हुए आपराधिक प्रकरणों को सुलझाया जाता है। जेल चिकित्सा विज्ञान और कंप्यूटर के संयोग से विज्ञान की एक नई शाखा बायोइन्फॉर्मेटिक्स अस्तित्व में आई है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही प्रभावी रूप से हो रहा है। कक्षा क्लासरूम में विज्ञान परियोजनाओं का निर्माण, रिपोर्ट तैयार करने, जानकारियों को वितरित करने और अंतःक्रियात्मक अधिगम पूल यानी कि इंटरेक्टिव लर्निंग पूल के रूप में कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ा है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षक के पूरक के रूप में किया जा रहा है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग (सीबीटी) के अंतर्गत ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जो विभिन्न विषयों की क्रमबद्ध जानकारी देते हैं। मल्टीमीडिया, ध्वनि, चित्र, एनिमेशन एंड वीडियो से युक्त सीबीटी सॉफ्टवेयर किसी भी विषय को प्रभावी ढंग से समझाने में बहुत उपयोगी है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग ट्रेनिंग संभव है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी अपने घर बैठे हुए अपने शिक्षक से बातचीत कर सकता है तथा अपनी जिज्ञासाएं क्यूरियोसिटी शांत कर सकता है। आज आभासी कक्षा कक्ष वर्चुअल क्लासरूम वास्तविक बन गए हैं। ये एक रोबोट है। अभियांत्रिक क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपना कमाल दिखाया है। किसी भवन, वस्तु, कलपुर्जे आदि के निर्माण में कौन सा पदार्थ उपयोगी बेहतर होगा तथा क्या वे आवश्यक तनाव, ताप आदि सहन कर सकेंगे आदि का निर्धारण कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग (CAE) की बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बड़े भवन, पुल, हवाई जहाज आदि के निर्माण में CAE का उपयोग सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग (C-CAD) के द्वारा किसी भी वस्तुओं की भीतरी बाहरी विस्तृत व त्रि-आयामी स्वरूप तैयार कर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। कागज पर निर्मित किसी घर के नक्शे को देखकर साधारणतः ये पता नहीं चलता कि उस पर घर वास्तविक रूप से क्या होगा तथा पूरा बनने पर यह कैसा दिखेगा, किंतु CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन के माध्यम से यह सब घर बनने से पूर्व देखा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों जहां मानव के लिए कार्य करना संकटमय हो सकता है, वहां
रोबोट का उपयोग प्रारंभ हो गया है। रोबोट कंप्यूटर संचालित यांत्रिक मानव होता है। कंप्यूटर का मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत उपयोग हो रहा है। आज अनेक ऐसे कंप्यूटर गेम उपलब्ध है जो न केवल मनोरंजन ही करते हैं अपितु ज्ञानवर्धक भी करते हैं तथा बच्चों की बौद्धिक व तार्किक क्षमता का भी विकास करते हैं। कंप्यूटर गेम में इतने लोकप्रिय हैं कि छोटे बच्चों को ही नहीं बड़ी उम्र के लोगों को भी आकर्षित करते हैं। फिल्मों में कंप्यूटर सहायता में विशेष प्रभाव स्पेशल इफेक्ट्स युक्त ऐसे परिदृश्य तैयार कर लिए जाते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। अपने जुरासिक पार्क, गॉडजिला, एनाकोंडा, लिटिल स्टुअर्ट आदि फिल्मों में देखी होगी। इन सभी फिल्मों में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर का ही उपयोग किया गया। कंप्यूटर की ही मदद से पुरानी प्रसिद्ध भारतीय फिल्म मुगल-ए-आजम का नया दौर और जो ब्लैक एंड व्हाइट थी के रंगीन प्रस्तुतियां तैयार किए गए। ये जुरासिक पार्क फिल्म का एक डायनासोर जो कि कंप्यूटर द्वारा एनिमेटेड किया गया है। टीवी चैनलों के प्रसारण में भी कंप्यूटर के स्थान बना लिया। कंप्यूटर की सहायता से प्रसारण करने वाले चैनल डिजिटल चैनल कहलाते हैं। इनका प्रसारण सामान्य चैनलों की तुलना में बेहतर होता है। संगीत की नई नई धुनें बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। एक कंप्यूटर अनेक वाद्य यंत्रों की ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा संगीत रचना करना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कहलाता है। कंप्यूटर आज हमारे घरों में भी प्रवेश कर गया है, जहां यह शिक्षा, मनोरंजन, पत्र लेखन, ईमेल, चैटिंग, इंटरनेट के विभिन्न जानकारियां प्राप्त करने में भी आदि विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार हम देखें तो पाएंगे कि कंप्यूटर से हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया। आज यह केवल किसी वर्ग क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर आधुनिक युग के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आइए देखें कि कंप्यूटर में ऐसे कौन सी विशेषता हैं जो इसे इतना महत्वपूर्ण बना रही है। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। पहली, इसकी गति। दूसरा, इसकी शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी। तीसरी, इसकी क्षमता यानी कि इंटेलिजेंसी। चौथा, इसकी स्मरण शक्ति, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। पांचवी, इसकी व्यापक उपयोगिता यानी वर्सेटैलिटी। छठा, इसका स्वचालन यानी ऑटोमेशन। सातवां, संग्रहण क्षमता यानी कि स्टोरेज। तो विस्तार से हम पढ़ते हैं पहले नंबर से गति। कंप्यूटर कितनी गति से काम करता है, कितना तेज वर्क करता है, ये इसकी एक विशेषता है कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर बहुत ही तेज गति से कार्य करता है। यह जटिल से जटिल गणनाओं को भी कुछ सेकंडों में हल कर सकता है। एक पर्सनल कंप्यूटर अरबों गणनाओं को
1 सेकंड से भी कम समय में कर सकता है। किसी कार्य को यदि कंप्यूटर 1 मिनट में पूरा करता है, तो इस कार्य को मानव द्वारा पूरा करने में उसका संपूर्ण जीवन लग जाएगा। दूसरा, शुद्धता, एक्यूरेसी है, क्योंकि इसमें कोई गलती न के बराबर होती है। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा शुद्ध होते हैं। कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश देने के बाद वह सारे परिणाम सही निकालता है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों में होने वाली गलतियां मानवीय गलतियों का कारण होती हैं। कंप्यूटर में खराबी आने से यहाँ या वायरस आ जाने से भी वह गलत परिणाम निकाल सकता है। यह क्षमता यानी इंटेलिजेंसी, कंप्यूटर कार्य करते करते कभी भी थकता नहीं है तथा निरंतर कार्य कई घंटों कार्य करने के बाद भी उसे एकाग्रता से गति के साथ कार्य करता है। चौथा है स्मरण शक्ति, पावर ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर में मानव मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति होती है, जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रहण करके रखे जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इन आंकड़ों को कभी भी फिर से देखा जा सकता है। चौथा है व्यापक उपयोगिता यानी वर्सेटैलिटी। कंप्यूटर का उपयोग अनेक तरह से कार्यों में किया जाता है। अनेक तरह के कार्यों में किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्री, घर, कार्यालय, अनुसंधान, मौसम विज्ञान, मनोरंजन आदि अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका है। छठा है स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन। कंप्यूटर में स्वचालन का गुण होने से इसका उपयोग मानव श्रम व समय की बचत होती है। सातवां है संग्रह क्षमता यानी कि स्टोरेज। कंप्यूटर की संग्रह क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रह करके रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 1.6 कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। पहला है कंप्यूटर में सोचने व समझने की क्षमता नहीं होती। यह एक जड़ मशीन है तथा केवल दिए गए निर्देशों पर ही कार्य करता है। बुद्धिमत्ता की दृष्टि से 2 वर्ष का बालक भी एक कंप्यूटर से अधिक बुद्धिमान होता है। वर्तमान में कुछ कोटि के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने का प्रयास किया गया है। संभव है कि कुछ समय बाद ऐसे कंप्यूटर आ जाएं जो सोच भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, कंप्यूटर तकनीकी में तेजी से परिवर्तन होता है, जिससे पुराने कंप्यूटर कम उपयोगी रह जाते हैं। इस कारण कंप्यूटर को अपग्रेड कराने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि महंगा पड़ता है। कंप्यूटर में संग्रहित महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं। इन्हें सबसे अधिक खतरा कंप्यूटर वायरस से होता है। 4 नंबर ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग, एटीएम आदि में धोखाधड़ी में भी अनेक किस्से सामने आने लगे। अब हम देखेंगे टॉपिक कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व कंप्यूटर ने वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रवेश किया। इससे पूर्व इसका उपयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग और सेना तक ही सीमित था। वाणिज्यिक कंप्यूटर के विकास क्रम को कंप्यूटर में प्रयुक्त नवीन तकनीकों के आधार पर
पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। इस विकास क्रम में कंप्यूटर की कार्य करने की गति, संग्रहण क्षमता और नए अनुप्रयोगों प्रोग्रामों में वृद्धि हुई है, जबकि इसके आकार और कीमत में कमी आई है। इसके उत्पादन में तेजी आई है और अब ये आसानी से उपलब्ध है। कंप्यूटर के अब तक विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, जिन्हें निर्मित किया गया 1942 से 1955 तक। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रचलित थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब का आकार में बड़ी थी, अतः इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। इनकी कार्य करने की गति धीमी थी। इनमें इनपुट तथा आउटपुट के लिए 5 पंच कार्डों का उपयोग होता था। इसके लिए इनपुट और आउटपुट के लिए आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त होते थे। इनमें मशीनी भाषा या तथा असेंबली भाषा प्रचलित थी। तो प्रथम पीढ़ी में कौन सी भाषा प्रचलित थी बच्चों? मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। इस पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर जिसे बोलते हैं कौन से हैं? ENIAC और एडवेक। तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए जाने जाते हैं। ये वैक्यूम ट्यूब है और ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का इमेज। अब हम चलते हैं द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर, जो 1955 से 1964 में प्रचलित हुए। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर किस पर आधारित थे? वैक्यूम ट्यूब को, और वैक्यूम ट्यूब की जगह अब ले लिए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लैबोरेटरी द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट युक्त यानी सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो अर्धचालक धातु से बना होता है। ट्रांजिस्टर का वही कार्य था जिसको प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का था, किंतु इनका आकार वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत छोटा था और ये अधिक विश्वसनीय तथा अपेक्षाकृत अधिक तेज गति से कार्य करने में सक्षम थे। इनमें विद्युत की खपत भी बहुत कम होती थी। इस समय में स्मृति मेमोरी तकनीक में सुधार हुए। 1960 के दशक में पूर्णतः ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी उपलब्ध हो गई। द्वितीयक मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए चुंबकीय टेप और डिस्कों पर प्रयोग प्रारंभ हुआ, जो आज भी प्रचलित है। ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया, साथ ही अधिक तापमान की समस्या भी बहुत हद तक कम हो गई। इसी कारण इनकी विश्वसनीयता भी बढ़ी। छोटे आकार के कारण आंतरिक मेमोरी अच्छी इनपुट आउटपुट युक्ति का उपयोग किया जाने लगा। कंप्यूटर की लागत मूल्य में भी कमी आई। IBM 70 सीरीज, IBM 1600 सीरीज, CDC 3600 आदि इसी पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर थे। ये ट्रांजिस्टर का इमेज है। ये द्वितीय इमेज जो है द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर है जिसमें ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये भी आकार में वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी की तुलना में छोटे हुए आकार में भी। अब हम चलेंगे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, जिनका प्रचलन था 1964 से लेकर 1975 के बीच। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान एकीकृत सर्किट था, यानी कि
आईसी जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले ली। अब ट्रांजिस्टर का उपयोग घटा और क्या आई, आईसी चिप। इन्हें आईसी कहा जाता है। आईसी एक छोटा सा आयताकार चपटा टुकड़ा होता है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक तत्व निहित होते हैं। अपने छोटे चपटे आकार के कारण ये चिप के नाम से अधिक लोकप्रिय है। आईसी का उपयोग से कंप्यूटर का आकार और छोटा हुआ, गति तीव्र हुई, मेमोरी बढ़ी तथा लागत में कमी आई। साथ ही इनकी विश्वसनीयता भी और अधिक बढ़ी। इस काल के विकसित महत्वपूर्ण कंप्यूटर IBM 360, ए LCL 1900, रेक्स 750 आदि थे। ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है ऐसी चिप, और दूसरी इमेज में कंप्यूटर आधारित ऐसी चिप, ऐसी आधारित कंप्यूटर। चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर जिसे बोलते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, 1975 से 1975 से 1980 तक ये प्रचलित में थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर एक बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे बोलते हैं VLSI विकसित हुए। इन परिपथों में एक इंच की चौथाई भाग में लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समाये होते हैं। अतः इन परिपथों को माइक्रोचिप कहा जाने लगा। पहला माइक्रोचिप 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन इंटेल 4004 तैयार किया। तो आप बोल सकते हो पहला कौन सा था, इंटेल VLSI माइक्रोचिप, तो इंटेल 4004। इसे छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर एक कंप्यूटर को एक माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आप देख सकते हैं माइक्रोचिप, और ये अपने जो लैब और घरों कार्यालयों में कंप्यूटर लगे होते हैं, तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार अत्यधिक छोटा हो गया। फलस्वरूप अब तक जिन कंप्यूटर के लिए बड़े बड़े कक्षों की आवश्यकता होती थी, वो अब टेबल पर रखे जाने लगे। डेस्कटॉप कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर आधारित इस पीढ़ी के कंप्यूटर की एक कार्य करने की क्षमता, मेमोरी और विश्वसनीयता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। आकार के आधार पर इस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप आमतौर मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर में वर्गीकृत किए जाते हैं। अब हम चलते हैं पंचम पीढ़ी कंप्यूटर यानी कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, जो 1989 से वर्तमान प्रेजेंट डे में प्रस्तुत है। ये कंप्यूटर अभी विकास की अवस्था में है। इनमें तर्क करने, सोचने समझने, निर्णय लेने आदि भौतिक क्षमताओं का विकास करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये कंप्यूटर वर्तमान में कंप्यूटरों से अधिक तेज गति वाले, अधिक विश्वसनीय और जटिल तथा विषम परिस्थितियों में भी कार्य कर सकने में सक्षम हुए। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की विधियां भी सरल हो जाएगी। ये मानवीय भाषाओं तथा व्यवहार को भी समझने लगेंगे और इनपुट और कमांड दोनों के लिए अधिक आसानी हो जाएगी। आने वाले समय में मोबाइल कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, जिसमें नए हेडिंग क्या है, कंप्यूटर का भूलोक रेखा चित्र,
एंड कार्य प्रणाली। कंप्यूटर का एक लोक रेखा चित्र और उसका कार्य प्रणाली कैसे कंप्यूटर काम करता है उसके बारे में हम जानेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग प्रोसेस। कंप्यूटर एक तंत्र यानी कि सिस्टम के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर तंत्र यानी कि कंप्यूटर सिस्टम, हम बड़ा कर लेते हैं साइज में इसको, से अभिप्राय है कि अभिप्राय कंप्यूटर के भौतिक भागों पर्सनल यूनिट से है। कंप्यूटर तंत्र मुख्यतः 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। पहली इकाई सिस्टम यूनिट, दूसरी इकाई इनपुट यूनिट और थर्ड इकाई आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, पढ़ते हैं इनके बारे में विस्तार से। पहली है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट यह है कंप्यूटर का मुख्य भाग है जिसमें केंद्रीय केंद्रीय संसाधन इकाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अथवा सीपीयू होता है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की अन्य युक्तियां यानी डिवाइसेस तथा परिपथ सर्किट लगे होते हैं जो एक मुख्य परिपथ बोर्ड या मदरबोर्ड पर संयोजित रहते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर अधिकतर परिपथ सिस्टम यूनिट में ही होता है। नेक्स्ट है इनपुट यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में डेटा तथा प्रोग्राम विवरणों में प्रविष्टि के लिए उपयोग की जाने वाली युक्तियां इनपुट यूनिट आगम इकाई कहलाती है। कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर आदि इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं। इनकी आगे विस्तृत चर्चा की जाएगी। देखते हैं आगे। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस की चर्चा हम नेक्स्ट इकाई में पार्ट में करेंगे। निगम इकाई इसे बोलते हैं आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने तथा उन इकाइयों को मानवीय भाषा में प्रयुक्त करने वाली युक्तियों को आउटपुट या निगम इकाई कहलाती है। मॉनिटर, प्रिंटर आदि कुछ सामान्य निगम युक्तियां हैं। इनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों का चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। अब ये कंप्यूटर का ब्लॉक आरेखा चित्र है। इसमें बताया जा रहा है कि इनपुट यहाँ से यूजर देता है, ये इनपुट इकाई है जहाँ इसमें आपको एरो दिख रहा है, यहाँ से इनपुट दिया जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है, और यहाँ से आउटपुट प्रदर्शित होता है डिस्प्ले पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये सीपीयू के अंदर की कार्यप्रणाली दर्शाई गई जिसके अंदर होती है मेन मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज रखना है। अगर कोई आपको स्टोरेज रखनी है कोई डिवाइस तो पहले इनपुट द्वारा स्टोरेज की गई फाइल। अब देखो इसकी कार्यप्रणाली को आप ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ कोई फाइल सेव करनी है, मैंने इनपुट दिया, कंट्रोल यूनिट में गया, कंट्रोल यूनिट ने डिसाइड किया कि यूजर इस फाइल को सेव करना चाहता है तो मेन मेमोरी में गया, मेन मेमोरी से फाइल लोड हुआ, फिर इसने स्टोरेज मेमोरी में इस फाइल को स्टोरेज कर दिया। अब मेरे को फ्यूचर में भविष्य में इस फाइल को दोबारा ओपन करना है तो मैं सेकेंडरी मेमोरी में से फाइल को मेन मेमोरी में ला के फिर कंट्रोल यूनिट द्वारा आउटपुट को प्रदर्शित कर सकता है। अब मुझे कोई लॉजिक या अर्थमेटिक कैलकुलेशन करनी है तो मैंने इनपुट दिया कीबोर्ड से 2, तो यहाँ पे आ गया 2। फिर मैंने इनपुट दिया प्लस, फिर यहाँ 2 के आगे लग गया प्लस, फिर मैंने इनपुट दिया 2, फिर आगे 2, फिर अब इसको पता लग गया ये अर्थमेटिक क्रिया करेगा यानी 2 + 2 = 2। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक यानी अंकगणितीय तार की इकाई में इसको भेजेगा। इसमें अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ALU। तो 2 + 2 यहाँ गया, उसके बाद उसने इसका आंसर दिया 4, फिर वापस कहाँ आया कंट्रोल यूनिट में,
करंट 2 यूनिट के बाद इसने आउटपुट शो कर दिया अपन को 4। तो ये कंप्यूटर की कार्यप्रणाली है और ये जो बीच वाला जो बॉक्स है जिसे मैं एरो ले जा रहा हूँ इसको बोलते हैं सीपीयू के अंदर का सिस्टम कैसे वर्क करता है कंप्यूटर। इनपुट और आउटपुट एक सिर्फ कमांड देने और कमांड को निर्देशित करने के लिए यूज की जाती है और बाकी सिस्टम सारा सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है सिस्टम में। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। केंद्रीय संसाधन इकाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अथवा सीपीयू ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है जो खुद निर्णय लेता है व्हाट टू डू। ओके, यह निर्देशों का क्रियान्वयन करने यानी कि एग्जीक्यूशन करने उन्हें पढ़ता है, व्याख्या करता है, नियंत्रण एंड कंट्रोल करता है और संगणना यानी कि कैलकुलेशन करता है। वास्तव में कंप्यूटर जो भी हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं वो पहले सीपीयू में जाते हैं और सीपीयू हमारे निर्देशानुसार निष्कर्ष मॉनिटर पर दिखाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सी कंप्यूटर में आधे सीपीयू नहीं है। कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। जिस तरह हमारा दिमाग हमारे समस्त शरीर को नियंत्रित रखता है, ठीक उसी ही प्रकार सीपीयू कंप्यूटर के शेष सभी भागों जैसे मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट और द आउटपुट डिवाइसेस आदि के कार्यों पर नियंत्रण रखता है और उनसे कार्य करवाता है। प्रोग्राम और डेटा इसके नियंत्रण में मेमोरी में संग्रहित होते हैं। इसी के नियंत्रण में आउटपुट मॉनिटर व स्क्रीन पर दिखाई देता है अथवा प्रिंटर द्वारा कागज पर छपता है। सीपीयू लाखों करोड़ गणनाएं निर्णय सेकंडों में कर सकता है। अब चलते हैं आगे। सीपीयू को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखो, पहला है नियंत्रण इकाई जिसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट अथवा सीयू। दूसरा है अंकगणितीय तार्किक इकाई जिसे बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अथवा क्या बोलेंगे A फॉर एल अर्थमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट। इससे शॉर्ट फॉर्म क्या हुई LALU। थर्ड है मेमोरी का काम करना, स्टोरेज रखना। मेमोरी अथवा संगणक इकाई माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। अन्य बड़े कंप्यूटर में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर से ही कंप्यूटर के कई कार्य संचालित होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना में निम्न भाग होते हैं: सीयू, एएलयू, रजिस्टर, आंतरिक बसें, इंटरनल बसेस। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से पहले कंप्यूटर का परिपथ कई ट्रांजिस्टर्स को संयोजित कर बनाया जाता है। कंप्यूटर को अधिक दक्ष, कार्यकुशल एवं उपयोगी बनाने के लिए इसके प्रोसेसर के परिपथ में ट्रांजिस्टरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है, जिससे ट्रांजिस्टरों का परिपथ जटिल होता गया और परिपथ में अधिक ताप उत्पन्न होने से इनके खराब होने की समस्या उत्पन्न होने लगी। अतः एक ऐसे पूर्जे की आवश्यकता हुई जिसके अनेक ट्रांजिस्टर की तुल्य परिपथ हो। ऐसा पुर्जा ही माइक्रोप्रोसेसर कहलाता है। ये माइक्रोप्रोसेसर का एक इमेज है। अब चलते हैं आगे। सबसे पहला माइक्रोप्रोसेसर सन 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने इंटेल 4004 के नाम से तैयार किया, जिसमें लगभग 2300 ट्रांजिस्टर के बराबर क्षमता है। कई जगह 3600 भी लिखा हुआ है, कई जगह 2300 भी लिखा हुआ है। इसने 2300 ट्रांजिस्टर को या 3600 ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया एक सिंगल चिप में। ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर लगभग आधे इंच का सिलिकॉन धातु से निर्मित आयताकार टुकड़ा होता है, जो एक होल में छोटे छोटे कनेक्टर्स के साथ व्यवस्थित रहता है।
चपटा होने के कारण इसे चिप भी कहते हैं। इंटेल 4004 चिप के बाद माइक्रोप्रोसेसर तकनीक निरंतर विकसित होती गई और इनकी क्षमता और गति बढ़ती गई। वर्तमान में विभिन्न गति एवं गणना क्षमता वाले माइक्रोप्रोसेसर उपलब्ध हैं, जिनमें इंटेल पेंटियम 4, कोर 2, योर i3, i5, i7, ठीक है, ओके, AMD आदि माइक्रोप्रोसेसर के नाम उल्लेखनीय है। अब चलते हैं नेक्स्ट। कंट्रोल यूनिट, जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म CPU, नियंत्रण इकाई। CPU में कंट्रोल यूनिट की बहुत अहम भूमिका है। नाम के अनुरूप यह कंप्यूटर की सूचनाओं के आदान प्रदान पर एक कंप्यूटर की अन्य उपकरणों पर पूरा नियंत्रण रखती है। कंट्रोल यूनिट के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। अब इसके कार्य देखते हैं अपने। ये कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करती है। थर्ड है, ये मेमोरी से प्रोग्राम पढ़ती है, इनकी व्याख्या करती है तथा ALU मेमोरी में वांछित क्रिया संपन्न करने के लिए तदनुसार निर्देशित कर देती है। चौथा, यह ALU को यह बताती है कि डेटा मेमोरी में कहाँ स्थित है, क्या क्रिया करनी है तथा प्रक्रिया के पश्चात निष्कर्ष परिणाम रिजल्ट कहाँ संग्रहित होना। ये सभी निर्देश विद्युत संकेतों के रूप में सिस्टम बस में नियंत्रित बस कंट्रोल के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक संचरित होते हैं। इनके तारों का समूह बस कहलाती है। अंकगणितीय तार्किक इकाई, जिसे बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, शॉर्ट फॉर्म ALU। यह यूनिट अंकगणितीय क्रियाएं तथा तार्किक क्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशन करती है। अंकगणितीय क्रियाओं में जोड़, बाकी, गुणा, भाग सम्मिलित हैं। ALU में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक निर्गत होता है जो अंकगणितीय गणनाएं करने में सक्षम होता है। तार्किक क्रियाओं में ALU दो व्याख्याओं डेटा की तुलना कर निर्णय लेने का कार्य करता है। तुलना में परिणाम हाँ अथवा नहीं होते हैं, जिससे निर्णय लेने की सहायता मिलती है। ALU कंट्रोल यूनिट CPU की निगरानी में कार्य करता है। यह मेमोरी में डेटा प्राप्त करता है, उस पर गणनाएं करता है और परिणाम पुनः मेमोरी को ही लौटा देता है। ALU के कार्य करने की गति अति तीव्र होती है। यह लगभग 10 लाख घटनाएं प्रति सेकंड से गति करता है। ALU में अनेक रजिस्टर एक्यूमुलेटर होते हैं, जो गणनाओं के दौरान क्षणिक संग्रह होते मेमोरी पर कार्य करते हैं। ALU में डेटा पर कार्य होने के बाद परिणाम को या तो प्रदर्शन के लिए आउटपुट उपकरणों में भेज दिया जाता है या उन्हें अपनी मेमोरी में संग्रहित कर लिया जाता है। अब अपने मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी मनुष्य के दिमाग में याद रखने की क्षमता होती है, जिसे स्मृति या मेमोरी कहते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देशों का संग्रह करने की क्षमता होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहाँ डेटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं और आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध हो सकते हैं। मेमोरी प्रत्येक कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। मेमोरी में संग्रह के लिए अनेक स्थान लोकेशन होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित होती है। मेमोरी की क्षमता, मेमोरी कैपेसिटी अथवा मेमोरी का आकार, मेमोरी साइज इन स्थानों की संख्या पर निर्भर करता है।
मेमोरी में प्रत्येक स्थान पर एक पहचान संख्या होती है, जिसे बोलते हैं एड्रेस कहते हैं। मेमोरी के मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे पहले बोलते हैं मुख्य मेमोरी, जिसे बोलते हैं मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, जिसे बाह्य मेमोरी, जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। जब मेमोरी शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका आशय मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी से फ्री होता है, जिसे प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी अथवा आंतरिक मेमोरी इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। ये सीपीयू की भाग होती है। मुख्य मेमोरी तीव्र गति वाली होती है तथा प्राथमिक तथ्यों की संगणना प्रोग्रामों में लिखित निर्देशों के अनुसार करती है। ये मध्यवर्ती तथा अंतिम दोनों इंस्ट्रक्शन जरूर में संकेत करने के लिए प्रयुक्त होती है। मेमोरी को अर्धचालक सेमीकंडक्टर चिप होती है। मुख्य मेमोरी की सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है, अस्थायी मेमोरी तथा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सबसे ज्यादा, जिसे बोलते हैं रैम शॉर्ट फॉर्म, ये सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड अथवा अन्य किसी इनपुट डिवाइस में इनपुट किया डाटा प्रक्रिया में पहले रैम में ही संग्रहित होता है और सीपीयू द्वारा यहाँ वहाँ से आवश्यकता के अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में संग्रहित डेटा निर्देश कभी भी एक्सेस किया जा सकता है तथा कभी भी पढ़ा और पुनः लिखा जा सकता है। That can be read from as well as written to. RAM is a RAM में संचित सूचनाओं हम माइक्रोसेकंड के 10वें हिस्से को पुनः ग्रहण कर सकते हैं। ये एक रैम का इमेज है, ठीक है, जो सीपीयू के अंदर लगी होती है। आप जब भी सीपीयू खोलेंगे तो आप ये रैम दे सकते हैं। रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। इसमें कोई प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं रहता है। कंप्यूटर को बंद यानी कि स्विच ऑफ करने अथवा विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाने पर रैम में संग्रहित डेटा मिट जाता है। इसलिए रैम को अस्थायी या अस्थिर मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है स्थायी मेमोरी अथवा रीड ओनली मेमोरी, इसे रोम कहा जाता है। इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित तथा नष्ट नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। ये मेमोरी स्थायी या स्थिर, जिसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल होती है। अतः कंप्यूटर को बंद या स्विच ऑफ करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर ये नष्ट नहीं होती। इस मेमोरी का उपयोग मूलभूत निर्देशों यानी कि बेसिक इंस्ट्रक्शंस में संग्रहण के लिए किया जाता है। रोम का उपयोग सबसे अच्छा उदाहरण है बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जिसमें कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम संग्रहित होता है। जब कंप्यूटर चालू यानी कि टर्न ऑन होता है तो ये इससे स्वतः ही सूचना ग्रहण कर बूट हो जाता है। तो रोम का उपयोग स्वचालित मशीनों, खिलौनों आदि में भी होता है। ये आप रोम को देख सकते हैं, रोम एक चिप है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का, जो एक मदरबोर्ड पे सर्किट पे सूटेड है, ठीक है। रोम 3 प्रकार की होती है, इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है पी रोम, इसे बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, किंतु बार बार पढ़ा जा सकता है, ठीक है। यानी इस मेमोरी की रैम रोम के अंदर आप चिप के अंदर एक प्रोग्राम फीड कर देंगे, उस प्रोग्राम को ये बार बार, इस प्रोग्राम का काम क्या होगा, सिर्फ पढ़ना, तो इसमें अपने प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकते। एक होता है ईपी रोम, जिसे बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड। इस मेमोरी
आवश्यकता होने पर प्रोग्राम मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। इस मेमोरी को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बोलते हैं EEPO, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में प्रोग्राम को आवश्यकता होने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जाता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। नेक्स्ट है बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। डेटा को स्थायी रूप से अपने प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के बारे में पढ़ लिया। अब सेकंड है एक्सटर्नल मेमोरी, मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए, वापस में शब्दों को ध्यान से पढ़े, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी की आवश्यकता होती है। ये द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक अथवा प्रकाशीय ऑप्टिकल होती है। इसमें संग्रहित डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है तथा कंप्यूटर के बंद करने पर नष्ट नहीं होता। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं। इन्हें द्वितीयक संग्रहण युक्तियां, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहती हैं। अब इसके अंदर देखो यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी को यूनिट्स ऑफ मेमोरी में बांटा गया है कि सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है। इसके आधार पर हम अब इनके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट्स ऑफ मेमोरी की इकाइयाँ। मेमोरी में सूचना बिट के रूप में संग्रहित की जाती है। बिट बाइनरी डिजिट्स से मिलकर बना शब्द है। कंप्यूटर की पूरी आंतरिक क्रिया बाइनरी अंक प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है। बाइनरी अंक प्रणाली में केवल दो अंक होते हैं जो होते हैं 0 व 1 होते हैं। एक बिट का मान 0 अथवा 1, 0 अथवा 1 भी हो सकता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर यदि निगम यानी आउटपुट के रूप में कुछ विद्युत हो जाता है, उसे एक अथा तथा विभव कुछ भी न हो तो शून्य निरूपित होता है, यानी ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0। ठीक है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में 1 अर्थ पल्स उपस्थित है, यानी कि 1 होगा तो प्रेजेंट है, 0 होगा तो पल्स अनुपस्थित है, यानी कि एब्सेंट होगा। कंप्यूटर के सभी डेटा 0 और 1 पर संग्रहित होता है, किंतु मानव द्वारा कंप्यूटर को सारी सूचनाएं 0 अथवा 1 बिट के रूप में देना दुष्कर कार्य है। अतः उपयोगकर्ता कंप्यूटर को समस्त इनपुट अपनी ही भाषा में देता है और कंप्यूटर को स्वयं उसे अपनी भाषा बिट के रूप में परिवर्तित कर लेता है। उदाहरण के रूप में कीबोर्ड जब ए को दबाया जाता है, जब हम कीबोर्ड से दबाएंगे तो कंप्यूटर की मेमोरी में फीड क्या होगा, 1 अंकित हो जाता है। यद्यपि बिट मेमोरी की प्राथमिक इकाई है, किंतु अत्यधिक छोटी होने के कारण प्राय इसका उपयोग मेमोरी की मात्रा में नहीं किया जाता। सामान्यतः मेमोरी में बाइट इकाई का उपयोग किया जाता है। 8 बिट से मिलकर एक बाइट का निर्माण होता है। 8 बिट से मिलकर बाइट का निर्माण होता है और बाइट से के बीच में एक और इकाई होती है, निबल। एक निबल में 4 बाइनरी अंक होते हैं। अतः एक बाइट में एक बाइट की आधी होती है। चलते हैं और उसके बाद होते हैं। एक निबल यानी कि 4 बिट समूहों का निबल कहते हैं। 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। और 8 बाइट यानी कि एक 8 बिट यानी कि एक बिट और 4 बिट मतलब कि एक निबल। ठीक है। बाइट 8 बिट्स के समूह को बाइट 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। सामान्यतः एक कैरेक्टर अंक या अक्षर को एक बाइट से व्यक्त किया जाता है। अतः एक बाइट यानी कि 8 बिट, किलो बाइट यानी कि KB,
1 या 24 बाइट में एक के बीच का बना होता है मेगाबाइट यानी कि MB, मेगाबाइट यानी कि MB। ठीक है, मेगाबाइट यानी कि MB। तो 1 या 24 के मिलके 1 MB बनता है और GB 1 या 24 MB मिलके 1 GB बनता है। ठीक है, अब चलते हैं टेराबाइट यानी कि 1 या 24 GB बनके 1 टेराबाइट बनता है। आगे भी इसके और भी इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट है संख्या प्रणाली परिचय, नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन। तो नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन को हम एक अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें हम नंबर्स का कन्वर्जन में देखेंगे, कौन कौन सा है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, तो इनके कन्वर्जन में देखेंगे और ये कैसे काम करती है हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज हमने पार्ट इकाई 1 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। ये अपन ने नंबर सिस्टम वाला पोर्शन छोड़ दिया है, क्योंकि उसको डिटेल में पढ़ेंगे, कन्वर्जन करना भी नंबर सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो छू सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का कार्य दो भागों में संचालित होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर मिलकर एक संपूर्ण तंत्र का निर्माण करते हैं। कंप्यूटर तंत्र के अंतर्गत जो भी उपकरण, वस्तुएं, प्रोग्राम आदि आते हैं, ये सभी या तो हार्डवेयर के अंतर्गत है या फिर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अतः इन्हें दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला हम हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के सभी भौतिक यानी फिजिकल या मूर्त या टेंजिबल भाग जिन्हें हम देख सकते हैं या छू भी सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर आदि हार्डवेयर के उदाहरण हैं। इन सभी भागों में हम देखने के साथ साथ छू भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्य करवाने के लिए हम कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना है। इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को निर्देश देने के पड़ते हैं। इन निर्देशों को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। सॉफ्टवेयर ये हार्डवेयर की क्रियाशील बनाता है। कोई भी हार्डवेयर तभी कार्य करता है जब उसे उससे संबंधित सॉफ्टवेयर से निर्देश मिलते हैं। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो सॉफ्टवेयर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर का उपयोगकर्ता के माध्यम मध्य की क्रियाओं को संचालित करने के लिए किया जाता है तथा इनका उपयोग किसी कार्य को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए भी किया जाता है। इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम को करने के लिए आवश्यक होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर को अधिक प्रभावशाली और उपयोगी बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का वह समूह है जो कंप्यूटर के भौतिक भागों तथा सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अभाव में कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जो ये कंप्यूटर तंत्र का एक अत्यावश्यक भाग है। ये कंप्यूटर के उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी नियंत्रित करता है। इसके लिए इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आधार भी कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से कार्य हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सभी सॉफ्टवेयर का निष्पादन करता है। दूसरा, ये उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मध्य संपर्क स्थापित करता है। तीसरा,
इसका उपयोग विविध सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए किया जाता है। चौथा, कंप्यूटर स्रोत जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर लिखित प्रोग्राम सम्मिलित होते हैं। फिफ्थ, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम। तीसरा है प्रोग्रामिंग भाषाएं। चौथा है भाषा संसाधक यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो किसी विशेष तथा निश्चित कार्य को करने के उद्देश्य से बनाए गए हों। कार्य के आधार पर इनका निर्माण किसी भी भाषा में किया जा सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, डिजाइनर, एडवोकेट आदि को अपनी न्यून आवश्यकताओं हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। पेशेवर व्यक्ति एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम प्रयोग से अपने कार्यों को निष्पादन बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आज बैंकिंग, बीमा, फैक्ट्री, अस्पताल, इंजीनियरिंग आदि में इनकी काफी उपयोग होने लगा है। शिक्षा बोर्ड को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार करने, कार्यालयों में वेतन बिल बनाने के लिए विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य करने से क्षमता प्रदान करने जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, पेरोल, रेलवे आरक्षण आदि में भी सभी सॉफ्टवेयर इस श्रेणी में अंतर्गत आते हैं। अब आता है भाषाएं, कंप्यूटर की भाषाएं। भाषा का अर्थ होता है अपनी बातों को दूसरों को सही तरीके से समझाने का माध्यम। कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वे यूजर भाषा या कंप्यूटर की भाषा कहते हैं। कंप्यूटर मशीन जिस भाषा का अर्थ समझती है उसे बाइनरी या मशीनी भाषा कहते हैं। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है? मशीनरी या बाइनरी भाषा। अतः कंप्यूटर से यदि कोई कार्य संपन्न करना है तो मशीनी भाषा सूचना देनी होती है। यूजर भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे ट्रांसलेटर कहा जाता है। यह मशीन भाषा जो यूजर को भाषा में बदलने के लिए यूजर भाषा बदलने का कार्य करता है। कंप्यूटर भाषाओं में को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। मशीन भाषा या निम्न स्तरीय भाषा, मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज LLL। दूसरा है श्रेणी भाषा, असेंबली भाषा, जिसे मिडिल लेवल लैंग्वेज MLL। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज HLL। निम्न स्तरीय या मशीनी भाषा। मशीन भाषा कंप्यूटर की वह भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझता है। इसे बाइनरी जीरो ओपन भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा को द्वारा मशीन से सीधे संपर्क होते हैं, इसलिए इसे मशीनी भाषा ही कहा जाता है। इस भाषा में कार्य करना कठिन होता है क्योंकि जीरो और वन में कंप्यूटर को बार बार समझने की प्रक्रिया जटिल होती है। मशीन भाषा में दिए गए निर्देशों तेज गति से कार्य करते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। दिए गए निर्देशों का परिणाम भी मशीनी भाषा में आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कीबोर्ड में A टाइप करते हैं तो कंप्यूटर इस मशीन भाषा में बदलते तब इसे एक आकृति प्राप्त होती है जो A होती है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर तीव्रता से करता है। नेक्स्ट है संयोजन भाषा या असेंबली भाषा। मशीनी भाषा को दूर करने के लिए असेंबली भाषा का विकास किया गया जिसमें इसमें जीरो और वन बाइनरी भाषा के स्थान पर सांकेतिक भाषा निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया गया, इसको बाद में
सरल करना था। इस कोड को मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। इस भाषा में कार्य करना मशीनी भाषा के अपेक्षाकृत सरल होता है। इनके प्रोग्राम में पहले मशीनी भाषा में बदला जाता है, फिर जिससे इसकी गति मशीन भाषा में कम होती है। संयोजक भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन को हार्डवेयर पर निर्भर होना आवश्यक है। इसमें दो प्रोग्राम चलता है। ये मशीन आधारित भाषा होता है। दूसरे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। HLT, ADD, CA सब आदि। तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा। असेंबली भाषा की कमियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया। इसमें कोड के तथा स्थान में अंग्रेजी भाषा के निर्देश दिए गए। उच्च स्तरीय भाषा में अंग्रेजी भाषा जैसे शब्दों का उपयोग होता है। इसमें प्रोग्रामों को समझना और लिखना आसान हो गया। ये मशीन पर आधारित भाषा नहीं होती। इससे प्रोग्रामों को मशीन भाषा में बदलने में कंपाइल व इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। आजकल सामान्यतः इसी भाषा का उपयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा में मुख्यतः आती है C, C++, जावा और सामान्यतः सभी प्रोग्रामिंग भाषाएं आती हैं। उच्च स्तरीय भाषा में सामान्यतः अंग्रेजी जैसी भाषा का उपयोग होता है, अतः लिखना और प्रोग्राम प्रयोग करना आसान होता है। इसमें कोई विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह सभी तरह के कंप्यूटर पर इसको चला सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा संसाधक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार व अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर भाषा संसाधक के कुछ उदाहरण हैं। कंपाइलर क्या होता है? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्रामिंग भाषा की मशीनी भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है तथा विभिन्न त्रुटियों को उनके लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है। कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना जरूरी नहीं है। इंटरप्रेटर क्या करता है? एक भाषा प्रोसेसर को जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। इंटरप्रेटर कहलाते हैं। किसी भी पंक्ति में त्रुटि होने पर यह तत्काल प्रदर्शित कर देता है। इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन में समय प्रोग्राम में मेमोरी में होना आवश्यक है। अब असेंबलर देख लेते हैं। यह एक असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर एक बार में एक पंक्ति को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो जूम कर देते हैं इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को समस्त कार्यों का संचालन करता है। कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता यानी कि जो यूजर होता है के बीच योजक कड़ी भी होता है। जैसे ही यूजर कंप्यूटर ऑन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में मेमोरी में संग्रहित हो जाता है और फिर कंप्यूटर को समस्त क्रियाओं का संचालन करता है। MS-DOS, विंडोज, लाइनक्स आदि कुछ प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण स्मृति प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट, किसी भी प्रोग्राम तथा उससे संबंधित डेटा को मेमोरी में कहाँ रखना है तथा कहाँ से लाना है, इसका निर्धारण ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। दूसरा,
फाइल प्रबंधन यानी कि फाइल मैनेजर इसके अंतर्गत फाइलों को उसके नाम पर संग्रह तथा वापसी लाने का कार्य करता है। निर्देश निगम प्रबंधन इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इसके अंतर्गत कंप्यूटर में डेटा लेने अथवा कंप्यूटर से डेटा लेने के लिए काम आने वाला युक्तियां डिवाइस का प्रबंधन करना आता है। चौथा है यूजर इंटरफेस। यह ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोगकर्ता के साथ संबंध रखता है। इसमें उपयोगकर्ता काम सरल हो जाता है, यूजर फ्रेंडली है। जैसे अब यूजर फ्रेंडली क्या होता है, जैसे आप लॉगिन जाते हैं तो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, जीयूआई वैसा है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जैसे आप आसानी से क्लिक करके किसी भी प्रोग्राम को खोल सकते हैं। पांचवा है यूटिलिटीज। ये प्रोग्राम उपयोगकर्ता को कार्यों को सुविधाओं को दूर करा देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे तथा कंप्यूटर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा ये हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के मध्य एक सेतु का भी कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कंप्यूटर अपने हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू आदि के बीच कभी भी संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर प्रयोग करने वाले को इस जहमत से बचाता है कि वह कंप्यूटर की समस्त पावर को जानकारी रखें। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। सिंगल यूजर इंटरफेस में वे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो एक उपयोगकर्ता यूजर के प्रबंधन रखते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जैसे एमएस डॉस, विंडोज। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक से अधिक उपयोगकर्ता मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जैसे कि लाइनक्स। नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों के रखरखाव तथा मरम्मत का कार्य करते हैं। उदाहरण डिस्क रिकवरी प्रोग्राम, डेटा बैकअप प्रोग्राम आदि। ये प्रोग्राम समय समय पर कंप्यूटर पर चलकर कंप्यूटर की मेमोरी को गतिशील व अधिक आंकड़े ग्रहण करने लायक बना सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा आवश्यक आंकड़ों को बैकअप बनाकर रख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को किसी न किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं, अतः इन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सामान्यतः निम्न कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए स्कैन डिस्क। दूसरा, हार्ड डिस्क को गतिशील बनाए रखने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंट। तीसरा, फाइलों को बैकअप लेने और बैकअप को पुनः कंप्यूटर में लाने के लिए रिस्टोर प्रोग्राम। चौथा है डिस्क पर अधिक आंकड़े भंडारित करने के लिए कंप्रेसिंग प्रोग्राम। पांचवा है कंप्यूटर पर वायरस जांच करने के लिए उसे हटाने तथा एंटीवायरस प्रोग्राम आदि। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ तक सब अपन ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपको रिमेम्बरिंग के लिए होते हैं, चलो अपने इनको भी पढ़ लेते हैं। पहला है, आज जीवन में का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा रहा, कंप्यूटर उपयोग नहीं किया जा रहा। कंप्यूटर अंग्रेजी कंप्यूटर शब्द से बना है जिसका अर्थ है करना। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपेक्षाकृत आंकड़े देखकर प्रोग्राम नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित कर सकते हैं। चौथा है, कंप्यूटर के प्रमुख उपयोग हैं मौसम संबंधी अनुसंधान, मौसम का पूर्वानुमान, अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान, संचार सूचनाओं के प्रसारण, ई कॉमर्स, पुस्तक प्रकाशन, अहम मुद्रण तथा अभियांत्रिक चिकित्सा, मनोरंजन, शोधकर्ताओं व अनुप्रयोगों आदि। कंप्यूटर की विशेषताएं। इसमें क्या आती है? कंप्यूटर की गति, शुद्धता, क्षमता, संबंध शक्ति, व्यापक उपयोगिता, स्वचालन। छठा पॉइंट है
कंप्यूटर की सीमाएं, सोचने समझने में अभाव, बुद्धि का अभाव, कंप्यूटर के वायरसों का खतरा। सातवां है सूचना प्रौद्योगिकी युग में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव। आठवां है कंप्यूटर तंत्र के मुख्य भाग, सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। नौवां है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे बोलते हैं सीपीयू। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसका मुख्य कार्य प्रोग्रामिंग को क्रियान्वित करना। 10वां है एएलयू, यह यूनिट गणितीय अंतर्तार्किक क्रियाओं करने के लिए कार्य करता है। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। 5वां आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। परम ये सुपर कंप्यूटर परम पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया विलक्षण, पूर्ण और अद्वितीय क्षमता वाला बहुउपयोगी सुपर कंप्यूटर है। मेमोरी 14 नंबर, मेमोरी कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रह है, जहाँ डेटा, सूचना और प्रोग्राम में संग्रहित कर देते हैं और आवश्यकता के समय तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। 15 मेमोरी को मुख्य 2 भागों में बांटा जाता है: मुख्य मेमोरी, जिसे बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी। और दूसरा है बाह्य मेमोरी, जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। 16 नंबर है मुख्य मेमोरी को 2 भागों में विकसित किया जाता है: अस्थायी मेमोरी और स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी में कौन सा आता है? रोम। और अस्थायी मेमोरी में नहीं। 7 नंबर है 17 नंबर है बिट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट। 4 बिट से मिलकर एक नंबर बनता है। 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। 1024 बाइट से मिलकर एक केबी बनता है। 1024 केबी से मिलकर एक एमबी बनता है। 1024 एमबी से मिलकर एक जीबी बनता है। 1024 जीबी से मिलकर एक टेराबाइट बनता है। ओके। बाइनरी अंक प्रणाली में इसका मान 0 अथवा 1 होता है। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। तो ये 17 इसके महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट बिंदु है जो हमने पढ़ लिए कुछ पार्ट में, या तो मैंने बाद में पढ़ने, एक बार फिर रिमेंबर कर लिया। 18 नंबर देखो, बाइट। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। सामान्यतः एक कैरेक्टर उनके अक्षर को एक बाइट से व्यक्त किया जाता है। 19 नंबर, किसी भी अंक प्रणाली के आधार पर रेडिक्स और बेस उस प्रणाली के कुल अंकों के प्रतीकों को बताते हैं। द्विआधारी प्रणाली में 1 और प्लस 1 टाइम होता है। आधार को व्यक्त करने के लिए सब्स्क्रिप्ट और इस्तेमाल किया जाता है और प्लस 1 2 प्लस किया जाता है। द्विआधारी, ये सब इसके हैं अपने बाइनरी जो मैंने टॉपिक छोड़ा था कन्वर्जन में। 22 नंबर से देखते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर भाग, सॉफ्टवेयर भाग 23 नंबर। कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए उसे दिए जाने वाले निर्देशों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 भागों में विभाजित किया गया है। 25वां विजुअल भाषा मशीनी भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कौन से थे? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है, हमने को पढ़ा था, असेंबलर। 26वां, कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। 27 नंबर पॉइंट, सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जैसे कोई भी ब्राउजर, कोई भी अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। 28 नंबर मुख्य बिंदु हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं।
तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1। ठीक है, ऐसे ही हम पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हम एक क्वेश्चन सीरीज की अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें हम जितने भी लेसन पढ़ा है उसके बारे में हम क्वेश्चन से करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन अपने कंप्यूटर में डेटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी होती है। ठीक है, तो ये अपने इसी क्वेश्चन की अलग से लेके आएंगे। जैसे एक बाइट में होते हैं 4 5 क्या होते हैं बताओ। तो ये आप सॉल्यूशन दे करेंगे एक अलग से वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 इकाई 1। ठीक है।